चलिए बिना देरी करे हुए, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं जो प्रोप्राइटरी कंसर्न है। आमतौर पर आप ऐसे समझ लीजिए जितनी भी जनरल स्टोर हैं, परचूनी की दुकान है और ऑटो शॉप्स, ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट की शॉप्स हैं या कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो उनके लिए अगर वो अकाउंट खोलने आते हैं जो सिंगल प्रोप्राइटर, तो उनको हम प्रोप्राइटरी कंसर्न में कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड कंसर्न। तो कई बार आप लोग क्या करते हैं कि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जब अकाउंट खोलने आता है तो उससे आप एम्फेसाइज करते हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाओ। तो ये ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्रोप्राइटरशिप ज़रूरी ही अपने पास रजिस्ट्रेशन करवाए। तो ये थोड़ा लिबर्टी दी गई है, तो इसमें आप उसके लिए एम्फेसाइज नहीं करें। हाँ, इसके अलावा उसके पास जो म्यूनसिपल अथॉरिटी का शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है, सेल इनकम टैक्स का होता है, और इसमें आपका ये इसकी जगह जीएसटी में होता है, और आपका अब ये सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स अब जीएसटी में आ जाएगा। ठीक है, कोई लाइसेंस दिया गया है आईसीएआई, यानी जो सीए होते हैं उनको, कॉस्ट अकाउंटेंट वालों को, इंडियन कॉस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस होते हैं वो इंडियन मेडिकल काउंसिल ने दिया हो, एफएसीसीआई का जो सीएआई का जो सर्टिफिकेट होता है जो फूड एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी करती है। उसके अलावा इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो कोड होता है, जो एलसी वगैरह के रिक्वायरमेंट होता है, वो है उसके पास, जो डीजीएफटी इशू करती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये कौन इशू करता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर लाइसेंस। ठीक है, कोई इनकम टैक्स की रिटर्न एंड द कंप्लीट इनकम इन द नेम ऑफ द सोल प्रोप्राइटर वेयर द फर्म इनकम इज रिफ्लेक्ट। देखो ये भी एक, जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो उसमें लिख रहा है कि मेरी एक ये कंपनी है, मेरी एक फर्म है और मैं इसका जो है सोल प्रोप्राइटर हूँ। तो ऐसे केस में भी जो है आप लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी बिल सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंडलाइन बिल इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है एनी टू ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट वुड सफाइस। तो कह रहा है कि कोई भी दो सफिशिएंट होंगे, लेकिन इसके अलावा कई बार मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इन सब के अलावा कुछ नहीं। जैसे सिंपल बात करते हैं, कई बार हम लोग जो है जो उसका लीज एग्रीमेंट होता है उसको भी ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब बात आती है कोई ट्रस्ट या कोई फाउंडेशन अगर आपके पास अकाउंट खोलने आता है तो उस कंडीशन में क्या है। तो उस कंडीशन में नीडेड टू वेरीफाई द नेम ऑफ द ट्रस्टीज, सेटलर, बेनिफिशरी एंड सिग्नेटरीज। इन लोगों के नाम पता होने चाहिए कि इसका कौन कौन ये मालिक है और क्या क्या है। ठीक है, अब उसमें जब करेंगे तो सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया, फिर आया रजिस्टर। इसका मतलब ट्रस्ट भी इंडिया में अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड टू ट्रांजेक्ट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फाउंडर। जो ट्रस्ट के फाउंडर होते हैं उनके बिहाफ पे, मैनेजर डायरेक्टर के बिहाफ पे, या बेनिफिशरी के बिहाफ पे जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है कि हम इस बिजनेस को कैसे ट्रांजेक्ट करेंगे। एनी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई द ट्रस्टी, सेटलर, कोई भी ओवीडी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो ट्रस्टी, सेटलर, बेनिफिशरी या जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं, फाउंडर, मैनेजर, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी ऑफ द फाउंडेशन एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने रिजोल्यूशन के बिना किसी भी ट्रस्ट का अकाउंट आप नहीं खोले। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव लाते हैं कि हमारा ये जो ट्रस्ट चल रहा है इसमें हम क्या करेंगे, एक अकाउंट खोलेंगे, ऑपरेट करेंगे और टेलीफोन बिल। तो ये पेपर हुए किसके लिए, ट्रस्टी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है या कुछ ऐसे मामले आते हैं तो उसमें ये फॉर अकाउंट ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर अकाउंट ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया।
तो उसमें क्या है कि कोई ऐसा पॉलिटिकली एक्सपोज बंदा है जो बाहर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, who are or have been entrusted with the prominent public functions in a foreign country, head of the state or government, senior politician, senior government judicial military officer, senior executive of state owned corporation, important political party official etc। तो ये सारे लोग इसमें आते हैं जो कहाँ हैं, फॉरेन कंट्री में हैं, फॉरेन कंट्री में किसी प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस में हैं, ठीक है। Check all the document available on the person in the public domain. Seek information about the sources of fund from accepting the PEP as a customer। तो वो अगर एज ए कस्टमर यहाँ इंडिया में कोई फंड रिसीव कर रहा है तो उसे देखना है क्या है, ठीक है। अब ये नया जो है स्मॉल अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसमें स्मॉल अकाउंट के बारे में क्या है, द एग्रीगेट। तो अब इसमें ये जो है 1 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी इसमें ये वाला निशान आएगा 1 लाख। तो कोई भी स्मॉल अकाउंट जिसमें 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ है तो उसे आपको देखना है। उसके अलावा एक मंथ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मंथ में 10,000 से ज़्यादा का विड्रॉल या ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका बैलेंस 50,000 से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसको हम स्मॉल अकाउंट बोलते हैं। चलिए स्मॉल अकाउंट की 3 कंडीशंस जरा टाइप कर दीजिए जो करते हैं। स्मॉल अकाउंट की 3 कंडीशंस, ये आपके क्वेश्चंस में कई बार आई हुई है। स्मॉल अकाउंट की 3 कंडीशंस हैं कि टोटल 1 ईयर में एग्रीगेट जो है 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक महीने में 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बैलेंस कभी भी उसमें 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्मॉल अकाउंट खोलने के लिए अधिकतर उन लोगों का है जो लेबर क्लास है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल हैं, तो उन लोगों के लिए है जॉब कार्ड इश्यूड बाय नरेगा ड्यूली साइंड बाय एन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट और UIDAI का यानी आधार का नंबर वगैरह वो चलेगा। आधार कार्ड इफ द एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट होल्डर इज सेम एज द आधार लेटर मे बी एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ बोथ आइडेंटिटी। अब देखो, अब इसमें देखना जरा ध्यान से, आधार कार्ड इज द एड्रेस इफ द एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट होल्डर इज द सेम दैट वन। अगर आधार में उसका वही एड्रेस है जो फॉर्म में भर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको आप आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों के लिए करेंगे, और अगर एड्रेस कुछ और लिख रहा है तो उसमें अलग रहेगा। 1,10,000 50,000, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। आप जो ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इनका कैसे मॉनिटरिंग करोगे, तो उसमें बोला हुआ है एक तो आपको क्या है, रिस्क प्रोफाइल ऑफ द अकाउंट, उसको आप देखेंगे। स्पेशल अटेंशन विल बी पेड टू ऑल कॉम्प्लेक्स अनयूजुअली लार्ज ट्रांजेक्शन एंड ऑल अनयूजुअल पैटर्न्स विच हैव नो अपेरेंट इकोनॉमिक और विजिबल लॉफुल पर्पज। देखो कई बार आजकल क्या होता है कि कई लोग जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन आजकल होते हैं वो कहते हैं कि जी 2,100 रुपये आप डालिए, आपका जो है ये जो रिलायंस या वोडाफोन के टावर होते हैं वो हम लगा देंगे और आपको एडवांस में 25 लाख रुपए देंगे। तो इस तरह कई सारे होते हैं, लोग क्या करते हैं उस अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर करने लगे होते हैं। जैसे रीसेंट एग्जाम पे अभी मैं बात करें, ये बाबा का ढाबा का जो केस हुआ है, तो बैंक क्या करता है अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, लेकिन हाँ उसको रोकेगा नहीं, वो देख लेगा कि ऐसा क्यों हो रहा। तो उसने कहा लोग जी मदद कर रहे हैं, तो ये जो है इन ट्रांजेक्शनों को गौर करना होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट कैश इनकंसिस्टेंट विद द नॉर्मल एंड अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी। तो फिर उसने कहा कि अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन में उसके वहाँ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी देखेगा। आफ्टर ड्यू डिलीजेंस द अप्रोप्रिएट लेवल इन द बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ सस्पिशियस नेचर अदर टाइप ट्रांजेक्शन नोटिफाइड अंडर। तो वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो उसको इस एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट करोगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। ए रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजेक्शन विल बी प्रिजर्व एंड मेंटेन फॉर अ पीरियड एज प्रेस्क्राइब्ड इन द एक्ट। कोई मुझे आंसर दे सकता है कि PMLA एक्ट में
ट्रांजेक्शन, जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कितने समय तक प्रिजर्व करना जरूरी है। पीएमएलए एक्ट में ऐसे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कितने समय तक प्रिजर्व रखना है। ठीक है, कहीं हो सकता है आगे हमारे पढ़ते समय ये अभी जाए। पहले 10 ईयर था, अब 5 साल हो गया है। जो लोग ये आंसर दे रहे हैं बिल्कुल श्योर शॉर्ट माही ने आंसर दिया, तो कहीं पे अगर रेफरेंस हो तो बाद में आप शेयर कर देना जब क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी आप आगे ध्यान दीजिए। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन प्रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट ओपन वाइल ओपनिंग द अकाउंट, क्या क्या चीजें रखनी है देखो उसमें। तो पहली बात ये कहता है कि इसका रूल 3 जो है पीएमएलए रूल्स 2005 का, शुड बी मेंटेन इन पर्टिकुलर क्या क्या करना है। सारे ट्रांजेक्शन जो मोर देन 10 लाख और उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी के हैं, तो भैया मोर देन 10 लाख और उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी के बराबर जो अमाउंट है। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इंटीग्रली कनेक्टेड, अब देखो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन तो नहीं है लेकिन उससे 3-4 ट्रांजेक्शन मिलके ऐसे बन जाते हैं, वो छोटे वैल्यूड बिलो होते हैं लेकिन वो इंटीग्रेशन के बाद वो इस तरह आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको 1 महीने के अंदर विच हैव टेकन प्लेस विद इन अ मंथ, ऐसे ट्रांजेक्शन जो जिनकी वैल्यू जो है 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इट्स एक्विवेलेंट विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको भी आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग रिसीट ऑफ बाई जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो एनजीओ को मदद मिलती है ना, वैल्यू मोर देन 10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी, तो उसको भी आपको मेंटेन करना है। और ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वेदर और नॉट मेड इन कैश, यानी कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो अलग कैश के अलावा होते हैं, उनको भी आपको निगरानी में रखना है। तो यहाँ पे आई मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, किन ट्रांजेक्शनों का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, चलिए आपका जो सवाल का जवाब आने वाला है, पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो इसमें बोला मेंटेन रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक and the client, all necessary record of the transaction both domestic and international, so as to provide it if necessary evidence for the prosecution of the person involved in। अब देखो ये कह रहा है evidence for prosecution, यानी कि जब उसकी वो कोर्ट की कार्यवाही चलती है तो उस समय एक एविडेंस के रूप में ये सारे कागज लेते हैं। बैंक शुड ऑल्सो प्रिजर्व all record pertaining to the identification of the customer obtained while opening for at least 5 year the business relationship। तो ये जो आंसर है देखो, वो जो आंसर पूछा जा रहा था पीछे, इसका आंसर है पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन कितना है, 5 ईयर है। ठीक है, चलो अगली बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। The bank has adopted the risk-based approach to the implementation of this policy. It is necessary to establish an appropriate framework covering proper management oversight, systems, control and other related matters। तो कहता है सब चीजें मेंटेन करनी है। बैंक इंटरनल ऑडिट ऑफ कंप्लायंस विद KYC/ML पॉलिसी विल प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन। तो बैंक का जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन होता है ऑफ द सम इंक्लूडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब एक ऑडिट होता है कंकरेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। तो आपको पता होगा जो बड़ी ब्रांचें होती हैं उसमें एक पोस्ट होती है कंकरेंट ऑडिटर, वो हमेशा ब्रांच में पोस्टेड होता है और हर एक्टिविटी को वो लगभग देखता रहता है। सेल स्पेसिफिकली चेक एंड वेरीफाई द एप्लीकेशन ऑफ, वो क्या करेगा, पूरी जो एप्लीकेशंस हैं KYC/AML वाली की, उनको ब्रांचेस में वो देखता रहता है। कमेंट ऑफ द लैप्सेस ऑफ द डिसरिगार्ड, कोई कमी होगी तो वो बताएगा आपको। द कंप्लायंस इन द रिकॉर्ड विल प्लेस बिफोर द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एट क्वार्टरली इंटर। अब देखो यहाँ पे देखना है विल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एट क्वार्टरली। तो ये ध्यान रखना, जो कंकरेंट और इंटरनल ऑडिटर होता है वो अपनी जो रिपोर्ट होता है इस रिगार्ड में कंप्लायंस की रिपोर्ट को वो एवरी क्वार्टरली इंटरवल पर सबमिट करता है।
ऑल द एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम विल हैव टू मेड, और हर ट्रेनिंग में क्या है, केवाईसी और एएमएल का एक मॉड्यूल डालने की बात की गई है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिसर, अब देखना है प्रिंसिपल ऑफिसर, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग, द बैंक विल डेजिग्नेट द सीनियर ऑफिसर एज ए प्रिंसिपल ऑफिसर हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो वो क्या करेगा, उसकी ड्यूटी क्या है, देखिए प्रिंसिपल ऑफिसर की ड्यूटीज हैं मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैंक्स केवाईसी एमएल पॉलिसी, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर लॉ। तो क्या करेगा, वो सारी चीज़ों से इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करनी है, जो भी केवाईसी एमएल की पॉलिसी है, और सारे ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग करनी है, इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर करना है जैसा भी लॉ में बोला गया। मेंटेन लाइजन विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मतलब क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मतलब बताइए। कल हमारी बात हुई थी, जो लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पीएमएलए की अपनी कोई पुलिस नहीं होती है। तो कौन है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हाँ सही आंसर आ गया। ठीक है। एंश्योरिंग सबमिशन ऑफ पीरियडिकल रिपोर्ट्स टू बी, और वो क्या करेगा, ये सारी बातें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, जो कि हर बैंक में होगा और वो उस रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसके ये काम रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कौन रहता है, ऑब्लिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसका पीएमएलए का जो है 2002 का जो एक्ट है उसमें क्या बात हुई है, देखो यहाँ ध्यान रखना है। इसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस FIU इंडिया, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर चल रहा है, आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारा AFB का पेपर है उसमें जो डी मॉड्यूल है वो यही है सारा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले CTR, कैश ट्रांजेक्शन रेट। तो जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है कितने, मोर देन 10 लाख। दूसरा क्या है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, जो कि बिलो 10 लाख है। ठीक है। एक महीने से अंदर कोई भी बिलो 10 लाख की रिसीट है, लेकिन उनकी एग्रीगेट वैल्यू क्या होती है, 10 लाख होती है। और कॉल कैश ट्रांजेक्शन विद फोर्स एंड काउंटरफिट करेंसी, देखो ये एक नया चीज आ गया इसमें, कि अभी तक तो यहाँ अमाउंट की बात होती है, लेकिन जो फर्जी नोट वगैरह भी करा तो उसको भी देखना है। काउंटर करेंसी नोट और बैंक नोट्स हैव बीन यूज्ड फॉर ए जेन्युइन वेयर एनी फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज टेकन प्लेस। तो ये भी है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की फोर्जरी, यानी जैसे स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ था या कोई शेयर के सर्टिफिकेट ऐसा कुछ। हाउएवर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन फॉर बिलो 50 आर नॉट टू बी इंक्लूड। अब कई बार क्या होता है कि 50,000 से कोई भी ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल होंगे तो उनको बिल्कुल CTR में ले जाने की जरूरत नहीं है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिपोर्ट होती है ईच मंथ में FIUIND को 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, यानी जो 30 या 31st को एंड होता है महीना, उसके नेक्स्ट मंथ के 15 को आपको ये रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। कौन सी, 10 लाख के बड़े ट्रांजेक्शन या ऐसे ट्रांजेक्शन जो महीने में छोटे हो रहे हैं लेकिन एग्रीगेट करके 10 लाख हो रहे हैं। ठीक है। और कोई कैश के ट्रांजेक्शन हैं, कोई फोर्जरी के हैं, गलत नोट के हैं। ठीक है। चलो आगे। अब STR, वो तो है CTR, ये है अब STR। तो STR में क्या बोलता है, इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, suspicious transaction reports should be furnished within 7 days of arriving a conclusion that any transaction whether cash or non cash a series of transaction इंटीग्री। यानी अगर आपको कोई लग गया, कोई गड़बड़ हो रही, जैसे जो अभी एक
यूपी में कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, तो उसका जो खजांची है, जो ट्रेजरर है, क्या कुछ वाजपेयी नाम है शायद उसका, तो वो भी क्या है, ऐसे ट्रांजेक्शन अगर बैंक देखेगा तो वो भी उनको रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है। डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो इसको हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्या है, ये बेसिक प्रोडक्ट हैं बैंक के। डिपॉजिट है, टाइप ऑफ डिपॉजिट, डिमांड और उसमें हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता है। इंटरेस्ट जनरली पेड ऑन द क्वार्टर है। डिमांड डिपॉजिट की कोई उसमें बात नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट जहां मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ये जो नंबर ऑफ विड्रॉल्स वाला है, आजकल सर्कुलर चल रहा है, बड़ी फेसबुक वगैरह में न्यूज़ चल रही है कि वो एक 3 ट्रांजेक्शन के बाद आपको 150 रुपी पर ट्रांजेक्शन होगा। वो देख लेना। मिनिमम बैलेंस, एवरेज बैलेंस की बात है। ये ध्यान रखना, मिनिमम बैलेंस नहीं, मिनिमम एवरेज बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये जो है एज पर गाइडलाइंस फोर्स इंटरेस्ट अर्न, ये 10 लाख तक, 10,000 तक का जो इंटरेस्ट है, अभी कितना हो गया, आप लोगों को आंसर देना है कि आपका एक ईयर में अगर कितने अमाउंट तक का इंटरेस्ट आता है तो नॉन टैक्सेबल है। ये आंसर दीजिए आप। चलिए, आप लोग अपडेट हैं। तो ये 10,000 से कितना हो गया, 40,000 हो गया। ठीक है, तो 40,000 तक के इसमें। और माही ने एक और क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50K तक है। सीनियर सिटीजन का 50K तक का कोई भी इंटरेस्ट में जो है वो नहीं है, और बाकियों को क्या है, उसमें है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है नेक्स्ट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA। BSBDA, तो इसमें क्या है, बहुत यूनिफॉर्म मैनर में एक तरह का जो नो फ्रिल माने होता है बिना झंझट वाला, बिना झंझट, ज़्यादा बार बार चक्कर ना लगे। ठीक है, तो उसको भी से। और उसमें क्या पॉइंट्स हैं इसमें देखो, तो उसमें क्या है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और बैंक कैश में और ATM दोनों में जमा कर सकता है। किसी भी तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से, चेक कलेक्शन से अपना ट्रांजेक्शन कर सकता है, और मैक्सिमम 4 विड्रॉल इन ए मंथ इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल। ये इसकी कुछ फीचर है। ATM वगैरह दिया जा सकता है। फैसिलिटी फ्री ऑफ चार्ज है, नो चार्ज वुड बी लेविड। और इस वाले अकाउंट में कोई भी आप चार्ज से क्रिएट नहीं लेंगे। बस शर्तें क्या है, उसको 1 महीने में 4 ही विड्रॉल अलाउड है। ठीक है, टर्म डिपॉजिट की बात करेंगे तो ये आपको पता है कि 10 ईयर से ज़्यादा की FD नहीं होती हैं। ठीक, क्वार्टरली बेसिस पे होता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड जो डिपॉजिट है वो कितना हो गया, 40,000 हो गया है। ठीक है, तो आपको TDS कितना कटेगा, 10% कटेगा उसमें, और आप 15G और H दे करके, वेयर पैन इज नॉट सबमिटेड बाय द कस्टमर, TDS 20% कटेगा। देखो, अब इसमें देखो 2 बातें आई कि नॉर्मल रेट है 10% और एक है 20%। 20% कब होगा, जब पेन नहीं दे रहे हैं आप। पेन नहीं दे रहे तो 20%, और पेन दे रहे हैं और 15 GS दे रहे हैं तो कितना है, 0%। तो तीनों चीज़ें इसमें आ गई है। ठीक, और इसमें ध्यान रखना कि जो 15G है वो बिलो 60 के लिए है, और H जो है वो अबव 60 ईयर्स के लिए है। ये 15G और 15H का क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। जो लोग FD की सीट वगैरह में बैठते हैं वो लोग इस बात को सब समझते हैं कि कितना वो करना है। जो लोग अकेले नहीं पढ़ सकते वो लोग इस क्लास में पढ़ लीजिए, पास होने की गारंटी हमसे ले लीजिए। जिन लोगों को अकेले पढ़ने बड़ा मुश्किल पड़ता है,
क्योंकि आप लोग जब बैंक एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल और जो आईक्यू वगैरह काम वाला काम तो बहुत मस्त होता है, स्पीड और एक्यूरेसी सब ठीक होती है, लेकिन जहाँ रीडिंग की बात आती है तो वहाँ हर बैंकर ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपरली काम कर पाए। ये 15G और H वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 15G और H वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका? कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा, टर्म डिपॉजिट आर नॉट ट्रांसफरेबल। टर्म डिपॉजिट जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग ऑन संडे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन आता है, या कोई पब्लिक हॉलीडे है या कोई नॉन बिजनेस डे पड़ गया, तो विद द सच डे एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट सिंस द मंथ इज अमाउंट इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। तो उसमें क्या बोला देखो, तो जितने दिन का, मान लिया 5 दिन बैंक बंद हो गए, तो वो उतने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट रेट का इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है, ठीक है। और 20,000 से ज़्यादा का पेमेंट आप कैश नहीं कर सकते, कैश पेमेंट डज नॉट एक्सीड 20,000, ठीक। अब देखो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट में वो फिक्स डिपॉजिट आते हैं जिसमें टर्म डिपॉजिट आर क्लासिफाइड अंडर वेरियस स्कीम एज, तो फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट पेबल एवरी 6 मंथ, इंटरेस्ट पेबल एवरी 6 मंथ। यहाँ थोड़ा सा मैं कंट्राडिक्टरी हूँ, ये क्वार्टरली होता है, पता नहीं इसमें क्यों जो है वो किया हुआ है, ठीक है। मंथली इंटरेस्ट डिपॉजिट में क्या होगा, पेमेंट मंथली होगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट डिपॉजिट में क्वार्टरली होगा। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पेबल एवरी, अच्छा इसमें ठीक है, इसमें एक बात हो सकती है जहां तक ये समझे कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है, तो कम से कम 2 क्वार्टर होंगे, कम से कम 2 क्वार्टर होंगे तो ही तो 6 मंथ नहीं है। इसको देख लेना कि क्या क्या चीज ये लिखना चाह रहा है, पॉइंट को नोट कर लेना बस, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में क्या है, लेस देन अ ईयर वाले शॉर्ट डिपॉजिट है। री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है, इंटरेस्ट नॉट पेड आउट री इन्वेस्टेड बाय द बैंक, द इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज। जैसे डिविडेंड की स्कीम होती है ना, शेयर में क्या डिविडेंड नहीं मिलता लेकिन वो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी तो सब लोग आप जानते ही हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है फ्लेक्सी आरडी, तो उसमें क्या है, एक डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें डिपॉजिटर पेइंग इनटू अकाउंट एन एग्रीड मिनिमम सम ऑफ मनी मंथली नोन एज कोर डिपॉजिट विद एन ऑप्शन डिपॉजिट एक्सेस अमाउंट एज पर स्कीम और। तो उसमें क्या है फ्लेक्स डिपॉजिट में कि कम से कम तो उतना जमा ही करना है, और उससे ज़्यादा जमा करेंगे तो उसमें आरडी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड डिपॉजिट की बात कर रहा है, हाइब्रिड डिपॉजिट में क्या है, हाइब्रिड का मतलब होता है दो तरह की स्कीम्स का मिक्स हो जाना, दो तरह की स्कीम्स का मिक्स हो जाना। These deposit are a combination of demand and fixed deposit, ठीक है। तो फ्लेक्सी डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो आजकल जो मॉड्स स्कीम आती है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम स्टेट बैंक में, या जहां पे आपने एफडी तो 50,000 की कर दी, लेकिन जब भी जरूरत हो तो पैसा उसमें से बीच में ब्रेक हो जाता है, एटीएम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। Many bank had introduced a new deposit product some years ago to attract the bulk deposit from high net worth individual. The increasing competition and computerization of the banking has facilitated proliferation. Proliferation माने होता है बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत facilitated the proliferation of the product several other banks recent part। तो ये मैंने वही बोला, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। Only one saving current account is opened and term deposit issued under a scheme are recorded only the bank's book and no term deposit receipt are issued on the palm to the customer. However, the term deposit issuance and payment particular would be reflected in statement। अब देखो वो कह रहा है कि कोई रिसीट तो इश्यू नहीं करी, लेकिन वो क्या है उसके सेविंग बैंक के करंट अकाउंट में इस चीज की, तो जब आप स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसी में लिखा आता है एमओडी मॉड्स या ऐसा जो भी आपका है, ठीक है।
वंस द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट इन सेविंग करंट अकाउंट क्रॉस ए प्री एग्रीड लेवल, यानी प्री मेच्योर अगर आप कर रहे हैं, सच सरप्लस अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द टर्म डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ए प्री डिटरमाइंड मेच्योरिटी। तो अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर आपका जो प्री एग्रीड लेवल है, यानी आपने 5 साल की खोली है और अब 5 साल में आप नहीं जाते हैं, तो बैंक क्या करता है, उस प्री डिटरमाइंड मेच्योरिटी के साथ उसको दोबारा करने की कोशिश करता है और आमतौर पर वो क्या करता है 1 साल के लिए आगे बढ़ा देता है, जिससे कस्टमर आए तो उसे क्या हो, आगे उसे बैकडेट से इंटरेस्ट का झंझट ना हो। ठीक। In the event of shortfall in the current saving account, the checks drawn on the account are honored by automatically ट्रांसफरिंग द बैक। अब अगर वो उसके अकाउंट में कम बैलेंस है तो उसकी एफडी से ब्रेक होके उसका चेक पेमेंट हो जाता है, एटीएम से भी निकल जाता है। ठीक है। और क्या है, और उसके अगर अकाउंट में वो पैसा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके उसमें वापस ट्रांसफर हो जाता है। इन सच केस द टर्म डिपॉजिट इज ब्रोकन and the amount of the reverse sweep earned lower interest due to the premature payment of that portion of the term deposit। अब देखो इसमें क्या, जैसे मान लिया आपने 5 लाख की एफडी कर दी और प्लस आपका सेविंग बैंक है उससे लिंक है, और आपने इसमें ये मानते 2 लाख की करी है, तो 5 ईयर की करी है आपने एफडी। अब कुछ पैसा आपने 1 साल में निकाला, कुछ 2 साल में निकाला, कुछ 3, तो जो आप 1 साल में जितना पैसा निकालेंगे उस पर रेट 1 साल वाला अप्लाई होगा, जो 2 साल में निकालेंगे उस पर 2 साल। तो ये जितने समय पर आप पैसा निकालेंगे उसी के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट रेट भी आपको लगेगा। ठीक है। एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट में बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा मैं, इसलिए टाइम नहीं लूंगा कि इसका बहुत बढ़िया एक क्लास हमने लिया था, उसको आप देख लो, बहुत रिसेंटली लिया था इसमें। ठीक है। चलो, और हाँ, इसमें ये चीज आ गई है, एनआरई अकाउंट पहले जो था जॉइंट नहीं खुलता था, अब वो देयर रेजिडेंट क्लोज रिलेटिव के साथ फॉर्मर और सर्वाइवर में खुलने लग गया, पहले नहीं खुलता था, ये ध्यान रखना। ठीक है। एनआरई अकाउंट में एक खास बात ये आ गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए, मान लिया एक्स बंदा है जो एनआरआई है, उसने 5 लाख रुपए आपके वहां जमा कर दिए और उसकी डेथ हो गई, तो डेथ हो गई अगर, तो उसका पैसा उसके फैमिली वाले लेने आएंगे, ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं लेकिन वो पैसा तो लेने आएंगे, तो उस समय प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या करा, एफ और फायदा फॉर्मर सर्वाइवर कर दिया, और फॉर्मर सर्वाइवर से फायदा क्या हुआ, विदाउट नॉमिनेशन उसको पेमेंट आराम से उसकी फैमिली को, क्लोज रिलेटिव को मिल जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये फॉर्मर है, सॉरी सर्वाइवर है, सर्वाइवर एक तरह का जो अकाउंट है वो पावर ऑफ अटॉर्नी से भी चला सकता है अगर उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देके गया हुआ, अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है। एफसीएनआरबी अकाउंट के बारे में भी बिल्कुल साफ साफ है, इसमें ध्यान रखना इसकी जो एफडी है एफसीएनआर की कितनी होती है, 1 से 5 साल की होती है, और इसमें जो भी अकाउंट बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है। Loans can be extended against security of funds held in FCNR deposit either to depositor or third party subject to the usual margin and interest rate requirement। ठीक है। तो उसको क्या है कि अगर FCNR का डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट आपका लोन अगेंस्ट एफडी वाला भी हो जाता है। व्हेन एन अकाउंट होल्डर बिकम्स द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया डिपॉजिट में बी कन्वर्टेड, और तो जब वो इंडिया में आके सेटल हो जाए, इंडिया में आके रहने लग जाए, तो उसमें वही अकाउंट्स का रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, यानी वो रहेगा तो फॉरेन करेंसी में लेकिन एफसीएनआर की जगह अब उसका नाम हो जाएगा रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर। अब कस्टमर्स और इन्वेस्टर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो तो डिपॉजिट अकाउंट थे सारे हमारे। सर्विसेज में बात करेंगे तो क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट सेक्टर बिसाइड्स augmenting revenue earning of the bank। The primary activity of the merchant banker is to help the body corporate to mobilize। अब कई बार आता है मर्चेंट बैंकर, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मर्चेंट बैंकर को कौन रेगुलेट करता है,
मर्चेंट बैंकर को कौन रेगुलेट करता है, ये आपने आंसर देना है। और यहाँ ये बता दिया है मर्चेंट बैंकर करता क्या है, जो बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं उनको फंड दिलाता है, चाहे वो आईपीओ की तरह दिलाए। ठीक है, चलो सही आंसर दिया। कई लोग मर्चेंट बैंकर का आंसर जैसी बैंकर सुनते हैं तो आरबीआई लिख देते हैं, तो आरबीआई नहीं है, इसका कौन है, सेबी है। गुड। चलो मर्चेंट बैंकिंग है क्या एग्जैक्टली ये समझ लीजिए। मर्चेंट बैंकर आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। दे, ओके इन्फोटेक ने लिखा हुआ सेबी और आरबीआई। चलो सेबी और आरबीआई नहीं है, सेबी है, बिल्कुल क्लियर कट आंसर। सेबी और आरबीआई तो ऑप्शन में आते हैं, सेबी भी आता है, आरबीआई भी आता है, आईआरडीआई भी आता है और एमफी भी आता है। मर्चेंट बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं और वो क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दोज हु कैन ओन इट, यानी इन्वेस्टर से पैसा ट्रांसफर कराते हैं दोज हु यूज इट, कॉर्पोरेट को। इन्वेस्टर से कहाँ पैसा भिजवाते हैं वो, कॉर्पोरेट को। मर्चेंट बैंकर असिस्ट तो इंट्रोड्यूसिंग और सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग आउटसाइड टेक्निकल कंसल्टेंट्स in addition to in-house technical person for the preparation of detailed project report। तो एक तरह से टेक्निकली क्वालिफाइड लोग होते हैं, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पूरी रिपोर्ट्स को वो डेवलप करते हैं। ठीक है, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, फिजिबिलिटी स्टडीज। इफ द कंपनी हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, the viability of the project is seen from the financial angle, effective implementation के। तो पूरा जब बनाते हैं तो उसको पूरा देखा जाता है कि क्या ये किसी को कोई इसको फंड दे सकता है या नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि आरबीआई या सेबी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टॉक एक्सचेंज से या आरओसी से रेगुलेटरी क्लियरेंट जो क्लियरेंस होता है वो भी लेते हैं। आईपीओ की टाइम और प्लानिंग करते हैं। अंडर राइटिंग और आईपीओ, अंडर राइटिंग और आईपीओ समझ लीजिए। अंडर राइटिंग का मतलब होता है, सपोज कीजिए कोई कंपनी 500 करोड़ के शेयर लॉन्च करने वाली है, तो अंडर राइटिंग में क्या करता है, वो कंपनी पूरे शेयर खुद ले लेती है और फिर उसके बाद सेल करती है। सपोज कीजिए 480 करोड़ के शेयर सेल हुए, बाकी नहीं हुए, तो बाकी वो कंपनी खुद खरीदती है, यानी रिस्क ले लेती है। अंडर राइटर का मतलब क्या होता है, एक तरह से रिस्क लेना। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से रिस्क लेना। रवि जी ये बीएसएम की क्लास तो नहीं है अभी, ये एग्जैक्टली जेआईबी की क्लास है। चलो, तो अंडर राइटिंग का मतलब समझ में आ गया। एट प्रेजेंट मेजर बैंक्स एक्ट एज ए बोथ मर्चेंट बैंकर एंड अंडर राइटिंग, अंडर राइटर, यानी जो वो उसको पूरी मदद भी कर रहे हैं और उसके शेयर को बेचने का भी ठेका ले रहे हैं। एक तो ये है कि मदद कर देंगे, भाई हम सब कुछ कर देंगे, तुम्हारा शेयर बिके या नहीं बिके। सेकंड केस में कह रहा है कि वो अंडर राइटिंग भी कर रहे हैं, यानी ले ले। बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ऑल बैंक, और ये जरूरी नहीं कि सभी बैंक ऐसा काम करें। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ब्रोकर, और ये भी काम करते हैं मर्चेंट बैंकर। विद बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग का मतलब क्या है, बुक बिल्डिंग नाउ इन वोग फॉर आईपीओ, यानी हर आईपीओ आजकल बुक बिल्डिंग में, यानी कि बिडिंग प्राइस पे आ रहा है। क्या आ रहा है, बिडिंग प्राइस का मतलब ये है कि पब्लिक से बोलते हैं भाई तुम बताओ एक शेयर मेरा कितने में ले लोगे, एक रेंज देते हो। मर्चेंट बैंकर ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई लीड बैंक बुक रनर एंड सब बुक रनर। तो ये थोड़ा टेक्निकल नाम है, बस ये क्या है, हेल्प करते हैं लीड बुक रनर और सब बुक रनर में। सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रजिस्ट्रार फॉर द इश्यू ऑफ फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन। अब देखो वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करते हैं और उसका क्या वो रहेगा, मर्चेंट बैंकर रजिस्ट्रार को अपॉइंट करते हैं। रजिस्ट्रार का काम होता है आईपीओ को लॉन्च करना, मर्चेंट बैंकर का काम है आईपीओ को प्लानिंग बना के देना। रजिस्ट्रार उसको लॉन्च करता है और मर्चेंट बैंकर उसको प्लान करता है। सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट और एजेंसीज फॉर द पब्लिसिटी कैंपेन, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस, एनालिस्ट, और ये सब ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या हुआ, जब आईपीओ आता है तो जो पहला प्रोस्पेक्टस छपता है जिसमें पता जाता है कि सब कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है वो,
एंड एप्लीकेशन फॉर टू द ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड बुक, तो ये सब कुछ उसमें करता है। मेकिंग एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी। लिस्ट, देखो आपको पता है कि जब प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में कोई भी आईपीओ जाता है तो उसको क्या होना है, कहीं पर लिस्ट होना मस्ट होता है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द ऑफरिंग टू द कंपनी एंड रेगुलेटरी बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर इफ एनी। ठीक है, चलो अगला प्रोडक्ट आया लीज फाइनेंसिंग। देखो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो अभी तो पहले डिपॉजिट का प्रोडक्ट आया तो आप सब लोग खुश हो गए थे, हमसे तो सब हमें आता है, लेकिन अब ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो आपने शायद नहीं सुने थे, तो थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलने वाला है। तो डेफिनेशन की बात करें, द मीन्स लीजिंग आउट द कैपिटल परचेज ऑफ एसेट्स टू अनदर कंपनी अगेंस्ट मंथली रेंट ऑफ द एसेट कंजम्पशन ऑफ। अब देखो सुनना, लीज का मतलब होता है किराए पे लेना, ठीक है। अब वो क्या है, पूरी कंपनी का जो एसेट्स है उसको किराए पर ले रही है, ठीक है, काय करने के लिए, यूज करने के लिए। द फाइनेंस इज अरेंज बाय द इंस्टीट्यूशन विच डज नॉट एंजॉय द यूज ऑफ असेट्स कॉल्ड लेजर, ठीक है। तो जो क्या है, वो डज नॉट एंजॉय द यूज, वो अरेंज तो कराती है लेकिन उसका यूज नहीं करती है, तो उसको हम लेसर बोलते हैं। द लेसर इज एंटाइटल्ड टू राइट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट अगेंस्ट इट्स टैक्सेबल प्रॉफिट अंटिल इट इज सस्पेंड। अब देखो, जो उसका टैक्सेबल प्रॉफिट है उसमें से कुछ प्रॉफिट वो राइट ऑफ कर सकती है, क्योंकि वो ये मानती है कि ये कैपिटल कॉस्ट है उसकी। वाइल द लेसी इज बेनिफिटेड इज नॉट इन्वेस्टिंग। अब उसको क्या है, लेसी का मतलब किराएदार, किराएदार, ठीक है, यानी जो टीनेंट है, और वो क्या करती है, उसको बस केवल उसके एक्सपेंसेस को वो करती है। द लीजी कैन ऑल्सो बी अरेंज एनी एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड एसेट और लॉन्ग लीज होल्ड प्रॉपर्टी बाई आइदर मॉर्गेजिंग इट or by selling it at market price to a leasing company. These leasing company in turn would lease it back to the seller asset on lease, thus benefiting both. In lease the hirer of the equipment will not become the owner. अब देखो, हायरर का मतलब जो किराएदार रहेगा वो उसका मालिक नहीं होगा, not become the owner thereof. एडवांटेजेस क्या है, बिना कैपिटल कॉस्ट के आप यूज कर पा रहे हैं उसे, आपकी कॉस्ट जो कैपिटल की कॉस्ट है उसका बेनिफिट हो रहा है। एज लीजी रेंटल आर परमिटेड एज ए परमिटेड बिजनेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दे लीड टू डेप्रेशन इन द प्रॉफिट एंड द अल्टीमेटली लेस टैक्सेशन ऑफ ऑन प्रॉफिट। तो कह रहे हैं कि जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल किराया दे रहे हैं, तो आपको डेप्रिसिएशन वाला जो है वो नहीं होगा और उससे आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा। अगर आप परचेज करेंगे तो आपके कैपिटल में जो है प्रॉफिट लॉस का फर्क पड़ता है। सिंस देयर इज नो कैपिटल कॉस्ट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस। अब देखो, आपको पता होगा कैपिटल जो होती है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में से कहाँ होती है, जरा आंसर दीजिए आप लोग कि कैपिटल जो होती है बैलेंस शीट में, हाँ लकी जी ठीक है, लकी जी कह रहे हैं लीजी इज लैंडलॉर्ड, मैंने स्क्रीन पे दिया है वाइल द, नहीं गलत बोल रहे, ये देखो वाइल द लेसी इज बेनिफिटेड इन नॉट इन्वेस्टिंग फॉर कैपिटल कॉस्ट प्लस लीज एक्सपेंसेस। The finance is arranged by the institution which does not lead
चीज को लॉकर वाले केस से रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, ये बात भी सही है कि भाई बैंक ने वो पूरे लॉकर लगा दिए, आपको लॉकर बनवाने नहीं पड़े, आपको लॉकर बनवाने नहीं पड़े, तो उस केस में जो है आप क्या है वो कर सकते हैं। अच्छा, क्रेडिट वर्दीनेस, हाँ वो आपका आंसर सही है। जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी साइड में होती है। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द लेसी इन इज इंटैक्ट इफ लेजी अप्रोचेस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अदर क्रेडिट फैसिलिटीज। अब देखो, जब अगर लेसी जो है वो कहीं पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाता है अदर क्रेडिट रिलेटेड फैसिलिटी के लिए, लेसी जो है अदर क्रेडिट रिलेटेड फैसिलिटी के लिए वहां जाता है, लकी जी आपका पॉइंट मुझे वैलिड लग रहा है। ये कंट्राडिक्टरी बात आ रही है यहाँ पर कि जब लेजी है, वो लेजी जो है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द लेजी इज इंटैक्ट विद द लेजी अप्रोचेज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर क्रेडिट, क्योंकि ये जो है मालिक की तरह बात कर रहा है। मालिक का मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो बताएगा कि भैया मेरे पास इतने के एसेट्स हैं जो मैंने किसी को किराए में दे रखे हैं। लेकिन ये जो ऊपर लाइन आ रही है यहाँ ये गड़बड़ कर रहा है। while the lazy is benefited in not investing of capital cost plus less expenses are permitted as revenue expenses in the books of the lazy. Lazy can जरा इस पे स्टडी कर लेते हैं हम लोग। लेसी, a person who holds the lease of a property, a tenant. A lessor is the owner of an asset that is leased or rented. लकी जी क्लियर हो गया? अब लेसर ओनर ही है भाई, और इज द ओनर ऑफ एन एसेट। तो अभी जब हम ये बात कर रहे थे यहां पर, लेसर का ओनर है, लेसर जो है ओनर है, तो इसका मतलब लेसी जो है किराएदार है। तो ठीक है, मैं सही कह रहा था, तो ये वो कर लीजिए सही। मैं जो कह रहा था वो सही है कि जो लेसी है वो किराएदार है और लेसर इज ओनर है। तो एग्रीड है, सब लोग एग्रीड हैं इसमें। अभी हमने जो है गूगल से भी सर्च करके देख लिया। क्लियर है? चलो, डिसएडवांटेज ऑफ लेसी। तो अब क्या है लेसी के डिसएडवांटेज, यानी किराएदार के क्या डिसएडवांटेज होते? ओनर ऑफ द एसेट इज विद द लेजर एंड नॉट द लेजर। ये तो हो गई भाई, जब वो पैसा लगा ही नहीं रहा तो उसका मालिक कैसे हो सकता है? सिंस द लेसर imposes uses terms and condition of the asset is permitted to be used for agreed business purpose. This takes away the leverage from the lessee for utilizing asset alternative. अब देखो यहाँ ये कह रहा है कि सारी कंडीशन जो होती हैं लेसर की होती है, यानी कि जो मालिक की होती हैं,
किसकी होती है? मालिक की होती है। तो वो क्या है, उसका अल्टरनेट यूज नहीं कर सकता। और जब आप मालिक होते हैं तो आप चाहें तो अपनी कार को जो है अपने बिजनेस के लिए यूज कर लें, या घर में खड़ी कर दें, या दूसरे से चलवा लें, सब कुछ आप कर सकते हैं। कॉन्फिस्केशन एंड repossession of the asset by lessor on the breach of term condition use। अब क्या है, जो मालिक है वो मालिक अगर आप उसका जो उसको कब्जा सकता है, इसको आप समझिए कब्जा सकता है अगर आप ब्रीच ऑफ टर्म करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ लेजर ओनर, देखो यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, लेजर ओनर बिकमिंग द इंसॉल्वेंट और going into liquidation, thus such a scenario the asset may be attached by the credit। अगर मान लिया कोई उसका मालिक दिवालिया या वो कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन लिक्विडेशन में जाती है कंपनी, तो उस सारे जो प्रोडक्ट वो होते हैं उसको आपसे लिया जा सकता है, उसको अटैच किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब प्लास्टिक मनी की बात आ गई। तो प्लास्टिक मनी में क्या आता है, देखो प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड अदर कार्ड, जो आपके कार्ड यूज होते हैं उसको हम लोग प्लास्टिक मनी की तरह बोल रहे हैं। ठीक है, चार्ज कार्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, लोग इसका आंसर नहीं कर पाते। तो इसमें क्या बोलता है, देखो ये टाइम जनरली ए मंथ एंड द टोटल अमाउंट इज चार्ज डेबिटेड टू द अकाउंट होल्डर, अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर। The card was given a time about the 25 to 20 credit in the account. In case there are insufficient fund in his account at time of debit, since the transaction are only accumulated and charged when the, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के अकाउंट में बैलेंस तो है लेकिन वो हर बार डेबिट नहीं कर रहे, वो डेबिट इकट्ठा जब उसने कई जगह यूज कर लिया तो इकट्ठा का एक बिल आया और उसके अकाउंट से डेबिट कर लिया। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैलेंस होता ही नहीं है, और डेबिट कार्ड में क्या होता है, इमीडिएट डेबिट होता है। ठीक है, 3 कार्डों का मैंने क्लियरिफिकेशन दे दिया यहाँ पे आपको। क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं आपको बताऊं। डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहता है, ओनली डिफरेंस क्या होता है कि कार्ड होल्डर अकाउंट एज सुन एज ईच ट्रांजेक्शन इज नोटिफाइड इन द इशूअर, तो हर जैसे ही वो होता है तो डेबिट हो जाता है। ठीक है, एटीएम कार्ड भी आपको पता है, एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड का पता है, मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया। चलो अब इसके एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जो भी जाने वाले हैं इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन को करके जाते हैं, जरा क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बैंक्स आर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ई दूसरा क्वेश्चन है, इन डिपॉजिट अकाउंट द मेन रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड, डिपॉजिट अकाउंट में और बैंक एंड कस्टमर है, यानी पहला बंदा कौन है, बैंक है। ये पहले वाले का आंसर ये वाला होगा, ये भी तो करता है नॉन फंड बेस्ड बिजनेस, ये अदर सर्विसेज में जो डिफाइन किया हुआ था हमारा सेक्शन 6 में, सॉरी ये वाला होगा उसका आंसर, ऑल ऑफ द गो। ठीक है, अच्छा सेकंड में क्या है, इन डिपॉजिट अकाउंट ऑफ मेन रिलेशनशिप, तो बैंक पहले बोला हुआ है, तो बैंक क्या है इस मामले में, पहले बैंक कर्जदार है और कस्टमर जो है लेनदार है। ठीक है, अगला क्या है, व्हेन ए बैंक लैंड्स मनी टू द कॉर्पोरेट पर्सन इज रिलेटेड द पर्सन द रिलेशनशिप इज, किसको है, बैंक ने उधार दिया है, तो बैंक ने उधार दिया तो बैंक इस समय क्रेडिटर है और वो बंदा क्या है, डेटर है। बेलर बेली रिलेशनशिप, तो उसमें क्या है, कैश डिपॉजिट में नहीं होती बेलर में, डिमांड ड्राफ्ट में नहीं होती है। अब ये दो आए देखो, सेफ डिपॉजिट लॉकर और आर्टिकल, तो आर्टिकल सेफ कस्टडी में होते हैं
और इसमें ये होते हैं, तो इसमें क्या है, ये कीपिंग आर्टिकल इन द, और इसमें क्या होता है, लेसर लेसी वाला सेफ डिपॉजिट लॉकर में, ठीक है। नहीं, प्राइमरी फंक्शन का पूछा, प्रिंसिपल फंक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। फोर्थ का डी हो गया। ये आपकी स्क्रीन पर दिवाली का एक ऑफर लॉन्च हुआ है, वो आज से 11 बजे से लागू होगा। बहुत लीस्ट प्राइस पे सेट किया हुआ है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो आज से 11 बजे बाद से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, व्हाट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड द बैंक कलेक्ट द चेक। तो बैंक चेक कलेक्शन में बताया था प्रिंसिपल और एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। सिक्स में क्या है, व्हेन एनी एफडीआर इज लॉस्ट कस्टमर इज बैंक, कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट है, इंडेमनिटी बॉन्ड किया जाता है, ठीक है। क्रेडिट वाउचर ऑफ इतने रुपीज फेवरिंग तरुण वाज रॉन्गली पोस्टेड इन वरुण, द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। तो उसमें क्या है कि अगर ऐसा हो जाए, कोई अकाउंट किसी का है और किसी के में गलत पोस्ट हो जाए, आज क्लास बिल्कुल इवनिंग में होगी 9 बजे। 7 का प्रश्न, 7 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 7 का आंसर दीजिए। सेवन का लकी आप आंसर गलत दे रहे हैं। देखो, बैंक अगर किसी के अकाउंट में पैसा डाल देता है गलती से, बैंक अगर किसी के अकाउंट में गलती से पैसा डाल देता है तो वो क्रेडिटर और डेटर होता है, यानी बैंक उसका लेनदार है। अकाउंट में डालने में वो क्रेडिटर है और वैसे होल्ड करने में वो ट्रस्टी है। जो आप ट्रस्टी आंसर दे रहे हैं, कोई सामान वो बैंक वाला ऑफिसर गया और बैंक जो है वहां पे छोड़ आया कोई सामान, तब वो है। फिफ्थ का आंसर कौन सा दिया हुआ है, फिफ्थ का आंसर डी दिया हुआ बुक में। what relationship is created when the bank collect a check in clearing। अच्छा, फिफ्थ में what relationship is created when the bank collects a check in clearing। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, जरा इसको फिफ्थ वाले को सही कर लीजिए। फिफ्थ का आंसर डी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है बुक में, क्योंकि वो एक पर्सन या कस्टमर के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है क्लियरिंग में जब चेक आया है तो कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर, ठीक है आंसर। फिफ्थ का आंसर पीछे बुक में ठीक दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखो, एट्थ में देखो, एट्थ का आंसर देखिए। मिस्टर नन्हे हैज ए बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 20 lakh। He was arrested on charge of fraud. The police informed the bank not to allow withdrawal. 2 days later, bank received a check of इतना। नन्हे क्रेडिटर, what should the bank do? क्या करेगा, बहुत आती है प्रॉब्लम। अभी जो दिवाली के समय में क्लासेस होंगी वो कॉमन क्लासेस होंगी जेआईबी और सीआईबी के लिए। बिल्कुल सही है, ऑनर ऑफ द चेक होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि किसी के जेल जाने से उसका बैंकर का रिलेशन जो है वो डाउटफुल नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। एट का ये बहुत बहुत पूछा गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। डेबिट नहीं करना, क्रेडिट तो कर सकते हैं, नहीं दोनों कर सकते हैं, डेबिट भी कर सकते हैं क्रेडिट भी कर सकते हैं। कोई उसके अकाउंट में क्रेडिट डालेगा, बिल्कुल ऐसे। तो जेल जाने का मतलब है बैंकर और उसके रिलेशन नहीं खत्म हुए। भाई बैंक उसका पैसा आपने रखा हुआ है तो आपको देना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा।
9th वाला देखिए आप लोग, बैंक होल्डर एक्स ड्रॉ ए चेक इतना फेवरिंग ऑफ राजेश, जो कि 13 साल का है, और बियरर राजेश प्रेजेंट द चेक ऑन द काउंटर ड्यूली साइंड बाय द बैंक, व्हाट शुड द बैंकर डू विद द चेक? तो क्या करेगा? सिंपल ही आंसर है, बिल्कुल पेमेंट करेगा, कुछ नहीं पूछेगा किसी से। ठीक है, 10th का आंसर दीजिए। 10th का आंसर, और चेक ड्रॉन राजकुमार होल्डर इज स्टोलन, द थीप मेड इंडोर्समेंट ऑफ राजकुमार ऑन द चेक इन फेवर, द चेक इज प्रेजेंटेड इन क्लियरिंग एंड पेड बाय बैंक, ट्रू ओनर ऑफ द लेटर नोटिस बैंक। क्या करेगा बताओ? 10वें का आंसर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा राजकुमार के नाम एक चेक था, राजकुमार और ऑर्डर के नाम एक चेक था, वो चोरी हो गया है, और जो चोर है उसने राजकुमार का इंडोर्समेंट कर लिया पीछे। ठीक है, और वो करके चेक को क्लियरिंग में प्रेजेंट करके पेमेंट ले लिया। ट्रू ओनर लेटर हो तो उसमें लायबिलिटी बैंक की क्या होगी? देखो, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो ड्रॉई होता है, जो ड्रॉई होता है, जो साइन करता है, जो सिग्नेचर करता है, उसके साइन कभी भी फोर्ज होंगे, उसके साइन कभी भी फोर्ज होंगे तो नो प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, यहां पर फोर्ज किसने साइन किए हैं? जो जो चेक का मालिक बन रहा था, यानी चेक का मालिक कौन होता है? जिसके फेवर में कटा होता है। इसका ध्यान रखना। 10वें का आंसर ध्यान रखना कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेटरी आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कभी भी आएगी तो आप ध्यान रखना। ठीक है, 10th का मैंने जो आप लोग आंसर गलत दे रहे हैं डी, उसको समझ लो। पेइंग बैंक लायबल नहीं होगा, उसे नहीं पता, पेइंग बैंक को नहीं पता ये कहां जमा हो रहा है चेक। ठीक है, सिग्नेचर ओरिजिनल हमेशा सिग्नेचर जांच करने की जिम्मेदारी जो पहली बार हैंडल करता है, ठीक है, उस कस्टमर का है या नहीं है, और हमेशा सिग्नेचर ड्रॉई के देखे जाते हैं जो सिग्नेचर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अच्छा, क्लोज ऑफ बिजनेस पे कोई चेक आ जाता है तो आप क्या करोगे? लायबिलिटी क्या होती है? अगर क्लोज ऑफ बिजनेस बोला अकाउंट अवेल द पेमेंट और 1:45 पे बंद होना था, 1:30 पे बंद होना था, 1:45 पे वो आता है, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द बैंक, व्हाट वुड बी द लायबिलिटी ऑफ द पेइंग? कहने का मतलब है कि 1:30 के बाद उसने पेमेंट लिया और शाम को 4:15 बजे ऑर्डर आया। इस केस में क्या बैंक की? 11 का आंसर, 11th का सेकंड होगा, क्योंकि आप अगर टाइम, तभी तो आप नेक्स्ट डेट पेमेंट जो करते हैं टाइम के बाद मना करते हैं। ठीक है, पेमेंट इज नॉट इन ड्यू कोर्स सिंस पेड आफ्टर द रीजनेबल टाइम, तो उसमें क्या होगा? लेट पेमेंट आप कर रहे हैं तो इनकम टैक्स वाला आपसे वसूल लेगा, कहेगा कि आपने इसको कैसे उसके बाद पेमेंट किया। ठीक है, चाहे उसका ऑर्डर बाद में आया। रितेश इश्यूड चेक इतना इतना तो सुबह अप्रोच द बैंक ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द मनी एट इतने बजे आई। ठीक है, और वो क्या है? लेट आई। देखो फिर यहाँ पे क्लियर हो गई। सिटीज अराउंड स्टॉप द चेक पेमेंट इशूड सुबह ऑन द सेम डे हु इज लायबल फॉर द लॉस। तो ये 12वें वाले में भी यही बात आ रही है कि भैया अगर वो होगा तो क्या होगा? तो उसने पेमेंट जो है आफ्टर किया है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, हेंस द बैंक इज लायबल। सेम केस है दोनों। ठीक है,
सेक्शन 131 ऑफ द कौन से कलेक्शन ऑफ किसके, सेक्शन 131 में किसका कलेक्शन का वो होता है, जितने भी कलेक्टिंग बैंकर के रोल्स हैं, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, हुंडी हो, प्रॉमिसरी नोट हो या चेक हो, इनका अगर किसी का भी कलेक्शन कर रहा है तो सब में प्रोटेक्शन 131 में होता है। ठीक है। राजकुमार वांट्स अ डिमांड ड्राफ्ट स्ट्राइकिंग द वर्ड ऑर्डर, और उसमें क्या है, ये क्या है, ये देखो हमेशा ध्यान रखना, ड्राफ्ट का बियरर होना आरबीआई के अकॉर्डिंग अनलॉफुल है। 14 का आंसर क्वेश्चन है, आर राजकुमार वांट्स ए डिमांड ड्राफ्ट स्ट्राइकिंग द वर्ड ऑर्डर एंड राइटिंग द वर्ड बियरर, कैन ए बैंक हेल्पिंग, bearer draft is unlawful under section 31 of RBI. bearer draft can be issued like a check, ये तो बिल्कुल नहीं है। signature of the payee should be attested on the back of the draft by the issuing branch. attestation of signature of the payee on a separate slip or the paper by the bank without striking the, attestation of the signature of the payee on a separate slip of paper by the bank without striking। देखो ये तो जो है ऑर्डर वाले वर्ड को तो नहीं काट सकता। अब इसमें जो है एक ए और एक डी आंसर, क्या आंसर हो रहा है 14 का, क्या आंसर होगा 14 का बुक में दिया हुआ डी, यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ रहा है। राजकुमार वांट्स ए डिमांड ऑफ स्क्राइटिंग कैन ए बैंक हेल्प हिम, तो यहाँ ही पूछा बैंक इस मामले में उसको कैसे हेल्प करेगा, ये भी अपने आप में पॉइंट सही है। दूसरे में वो बोलता है अटेस्टेशन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द पेई ऑन द सेपरेट स्लिप ऑफ ए पेपर बाय बैंक, ये जो बुक में इसका आंसर डी दिया है तो हमें इसको थोड़ा सा ऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये कह रहा है कैन बैंक हेल्प हिम, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है कि वो ऐसे हेल्प कर रहा, बियरर नहीं कर रहा, वो कह रहा है विदाउट स्ट्राइकिंग द आउट ऑफ, बियरर तो नहीं कर रहा, तो इसलिए बुक के आंसर के साथ में जा रहा हूं, इसका डी आंसर होगा, इसलिए मैं बुक के आंसर के साथ जा रहा हूं, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, लकी जी एग्रीड हैं? ए जो इसका स्टेटमेंट है एग्रीड, ये सही है, ए स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के रेफरेंस में इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलो 15th वाला बताओ। A draft purchase is reported lost and the purchase wants to stop payment of the draft. Can the bank do it? लॉस्ट कर दिया है उसने, चेक लॉस्ट है तो उसको रिपोर्ट कर सकता है। ड्राफ्ट के मामले में वो बैंक ने किसी और को अथॉरिटी दे दी है तो वो नहीं कर सकता। ड्राफ्ट को कैंसिल अगर करा सकता है तो उसके पास ड्राफ्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव ऑफ द केवाईसी बताइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द केवाईसी क्या है? टू इंश्योर अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन सस्पिशियस, टू इंश्योर ही शी वुड नॉट रिसीव द बैंक, ये नहीं होता। इफ द लोन गिवन वुड बी, ये भी नहीं होता, तो ये दो होते हैं इसके। ठीक है, सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन आर, किसी की क्रेडिट इंफॉर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं? इंफॉर्मेशन ऑन विजिट ऑफ द बिजनेस प्रमाइसेस, ऑन इंटरव्यू विद द बोरोवर, फ्रॉम डॉक्यूमेंट सबमिटेड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोन प्रपोजल, ऑल ऑफ द, कहाँ से हम ये ले सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को लेने के तरीके क्या क्या है। आप इन सभी चीज़ों से किसी कस्टमर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव।
डिमांड डिपॉजिट आर दोज व्हिच कैन बी ड्रॉन ऑन डिमांड। करंट अकाउंट डिपॉजिट आर नॉट इंटाइटल्ड टू, किस चीज के लिए इंटाइटल नहीं है? इंटरेस्ट के लिए नहीं है। मर्चेंट बैंकर आर एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं। मर्चेंट बैंकर एक्टिविटी रिलेट्स टू इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस, यानी कि जो कैपिटल फंडिंग कराने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ द लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस क्या है? हम्म, 22वें का आंसर दीजिए। बस ये 4-5 क्वेश्चन रह गए थे, मैं सोचा पूरे करा दूं। ठीक है, मैंने बाइंड अप तो 8 बजे करना था, 4-5 क्वेश्चन रह गए, क्या पता इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाए, तो उसके लिए मैं करा रहा हूं। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग में एक तो आप अपने पैसों को कहीं और यूज कर सकते हैं। अरेंजमेंट फॉर फास्टर एंड चीपर क्रेडिट, इंक्रीज कैपेसिटी टू बोरो। क्यों इंक्रीज कैपेसिटी टू बोरो? क्योंकि जब आपके पास खूब सारी कैपिटल एसेट्स होंगे तो आप उनके आधार पर कहीं से आप लोन ले सकते हैं, और टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो ये सब 3 हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब ऑल ऑफ द वो। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें? डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी लीजिंग की? डेप्रीवेशन ऑफ एसेट ओनरशिप, यानी लीजिंग का मतलब आप इस समय एक एज ए टीनेंट की तरह पूछ रहा है, टीनेंट को क्या नुकसान हो सकते हैं? डेप्रीवेशन ऑफ द एसेट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, अटैचमेंट ऑफ ओनर गोइंग इंसॉल्वेंट, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द ए टू सी। तो ये तीनों बातें आई थी इसमें, जब हम पढ़ रहे थे तो तीनों बातें आई थी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्रेडिट कार्ड होल्डर के डिसएडवांटेज क्या है? एक तो ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, और क्या है? फ्रॉड ड्यू टू लॉस और थेफ्ट ऑफ कार्ड, फोर्स चार्ज स्लिप्स, ए बी ऑल ऑफ द। क्रेडिट कार्ड के होल्डर के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? कई बार क्या होता है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आप जाके पेमेंट लेके सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रॉड ड्यू टू द लॉस, अगर आपका चोर जाए तो हो सकता है, तो इसका भी आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इज अकाउंट डेबिटेड इन द यूजिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, नहीं, एक तो ये वाला है, योर अकाउंट डज नॉट डेबिटेड इमीडिएटली ऑन यूजिंग ऑफ डेबिट कार्ड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका क्या है? 25वें का ये बी वाला पॉइंट सही है। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बैंक विच पे द मर्चेंट फॉर द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, बताइए। द बैंक विच पे द मर्चेंट फॉर द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। इसका आंसर है एक्वायरिंग बैंक। हाइब्रिड डिपॉजिट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट, और एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन बाय द जॉइंटली एनआरआई विथ ओनली क्लोज रिलेटिव, और वो भी कैसे होता है? एफ और एस बेस पे होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वाली क्लास जो है वो कर रहे हैं, रात को 9 बजे मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोग सुबह सुबह उठ के क्लासेस देख रहे हैं, और जितने भी चैनल्स हैं सबकी क्लासेस देखिए। आपको जेआईबी पास करना है, कुछ ना कुछ हर जगह से मिलता रहेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप हमारा ही चैनल देखिए, जहाँ से भी अच्छी बातें मिल रही हैं पास होने की कोशिश करिए, और दिवाली के ऑफ़र का जो है इस्तेमाल कीजिए। ये दिवाली का जो ऑफ़र है इसको यूज़ कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो कहीं पर।
आप लोग जो बैंक जा रहे हैं फटाफट आप बैंक चले जाइए, जिनको देर हो रही है। चलो, लकी जी ने 10 बाई 10 क्या दे दिए? चलो बढ़िया, एंजॉय करो क्लास को और बैंक जाओ, काम करो, फिर शाम को पढ़ते हैं। ठीक है।